हेलो एस्पिरेंट्स। आज की क्लास में जो टॉपिक हम लोग स्टार्ट करेंगे दैट विल बी रिलेटेड टू मराठा एडमिनिस्ट्रेशन इन छत्तीसगढ़, जो उन्होंने एडमिनिस्टर किया। और सबसे स्पेसिफिकली आज हम देखेंगे सूबा का एडमिनिस्ट्रेशन। इसके पहले हम लोगों ने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट रूल देख लिया था। नाउ वी विल सी सूबा एडमिनिस्ट्रेशन। थोड़ा सा प्रीमाइस पहले समझते हैं। नागपुर में उस टाइम रघु जी सेकंड का आपका ये किंग हुआ करते थे नागपुर में, भोसलेस के इस पर्टिकुलर टाइम में। यहीं पे परसो जी जो थे वो थे 1816 में, ये खत्म होते हैं। उनके बेटे होते हैं मेंटली एंड फिजिकली वीक, पारसो जी बन जाते हैं। उसी टाइम पे छत्तीसगढ़ में कौन रहता है, तो रघु जी के टाइम पे हमको देखने को मिला व्यंको जी रहते हैं, व्यंको जी भोसले। और ये रहते हैं आपके 1787 से लेके 1811 तक। और इसी टाइम इसके बाद पारसो जी के बाद टाइम पे रहते हैं अप्पा साहब। मैंने बताया था ना पारसो जी को हेल्प करते थे अप्पा साहब एडमिनिस्टर करने में, तो 1816 से लेके 1818 तक ये रहते हैं। ठीक है। इस पर्टिकुलर टाइम पे कैपिटल कहाँ होता है छत्तीसगढ़ में इनका, तो इनका कैपिटल रहता है रतनपुर के ही इलाके में। जो सारे सूबेदार आएंगे वो रतनपुर में ही रहेंगे। ठीक है। टोटल अगर क्वेश्चन पूछता है तो 8 सूबेदार आए थे, और ये हमको बताते हैं अकॉर्डिंग टू द एगेन्यू। ठीक है, अकॉर्डिंग टू एगेन्यू। एगेन्यू कौन थे? एक ऑफिसर थे, ब्रिटिश ऑफिसर हुआ करते थे। उनके अकॉर्डिंग 8 टोटल सूबेदार हमको देखने को मिलेंगे छत्तीसगढ़ में। लेट अस टॉक अबाउट सम ऑफ द इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रिलेटेड टू देम। चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। ठीक है। तो आपको समझना है कि छत्तीसगढ़ में सूबा रूल जो है मराठा की कॉलोनियल पॉलिसी का रिजल्ट था। इसमें क्या था, जो मराठा जो रूलर रूलर थे वो छत्तीसगढ़ में आके जब रूल नहीं करना चाहते थे, नागपुर में रह के ही रूल करना चाहते थे, तो वो अपने नाम पे एक सूबेदार को छत्तीसगढ़ में अपॉइंट कर देते थे। उससे दे वर एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज गोइंग इन द छत्तीसगढ़, ऑल्सो वो एडमिनिस्टर कर पाते थे। तो आप बोल सकते हैं ये सिस्टम नागपुर के भोसले रूलर्स ने इंट्रोड्यूस किया, और इसका फाउंडेशन रखा था। मैंने याद करिए बताया था व्यंका जी भोसले जो थे वो छत्तीसगढ़ आके रूल नहीं करना चाहते थे। जब आपकी आपकी कौन थी, आपकी आनंदीबाई जिस टाइम पे थी, आपकी बिंबा जी की जो विडो थी, उसी टाइम पे पहले सूबेदार महिपत राव दिनकर को भेजते हैं। तो इसको आपको समझना है कि व्यंको जी ने स्टार्ट किया इस सूबेदारी सिस्टम को, और इस सिस्टम के अंडर एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो अपॉइंट करता था अपना रिप्रेजेंटेटिव। तो सूबेदार जो वर्ड है, इट इज ही इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ भोसले एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ नागपुर इन छत्तीसगढ़। ठीक है, तो ये आपको समझना है। इसके साथ साथ भोसले रूलर नागपुर से गवर्न किया करते थे छत्तीसगढ़ को। कहां से किया करते थे? नागपुर से गवर्न किया करते थे, रतनपुर से नहीं करते थे। याद रखना, रतनपुर में सूबेदार था। ठीक है, सूबेदार सूबा सिस्टम के टाइम पे इस इनडायरेक्ट रूल ने भोसलों को, भोसले जो हैं उनको छत्तीसगढ़ पर कंट्रोल मेंटेन करने का एक पावर दिया, वो भी बिना डायरेक्ट गवर्नेंस के। कि डायरेक्ट यहां नहीं थे, फिर भी वो सूबेदार के थ्रू क्या कर रहे थे? गवर्न कर रहे थे। व्हाट वाज द नेचर ऑफ सूबा एडमिनिस्ट्रेशन? भोसले रूलर्स ने डायरेक्टली रूल नहीं किया, आपको समझना है, बल्कि सूबेदार को अपॉइंट किया, एडमिनिस्ट्रेशन वो मैनेज किया करते थे। सूबेदार के पास सोल्जर हुआ करते थे, सिविलियंस हुआ करते थे, और रीजन के रेवेन्यू पर पूरा कंट्रोल हुआ करता था उस सूबेदार का। ऑल्सो सूबेदार का हेडक्वार्टर मैंने अभी लिख दिया यहां, उनका हेडक्वार्टर हुआ करता था रतनपुर। ठीक है, जहां से वो पूरे स्टेट को गवर्न करते थे। जैसे आज की डेट में छत्तीसगढ़ कहां से गवर्न होता है? रायपुर से। वैसे ही सूबा सिस्टम के टाइम सूबेदार रतनपुर से पूरे के पूरे स्टेट को गवर्न किया करते थे। व्हाट वाज द क्वालिफिकेशन ऑफ सूबेदार? कैसे सूबेदार बनाए जाते थे? तो कोई बहुत भयानक क्वालिफिकेशन नहीं था, जो ज्यादा पैसा देगा वो क्वालिफाई हो जाता था। मतलब कि सूबेदार की पोजीशन परमानेंट या हेरिडिटरी नहीं थी। ठीक है, अगर क्वेश्चन आता है तो सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या था? जो पर्सन नागपुर को, मतलब भोसलेस के हेडक्वार्टर नागपुर को हाईएस्ट अमाउंट ऑफ टैक्स सेंड करेगा या टैक्स सेंड करने का प्रॉमिस करता था, उसको सूबेदार अपॉइंट कर दिया जाता था। मराठाज ने कोई स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन सेट नहीं की थी इन लोग सूबेदार के पोस्ट के लिए। इससे अपॉइंटमेंट मेरिट के बजाय पूरा का पूरा रेवेन्यू कमिटमेंट पर बेस्ड ये सिस्टम था।
ऑल्सो इसको बहुत ही एक्सप्लॉइटेटिव सिस्टम भी माना जाता है। इसका कारण भी रहा कि बहुत ज्यादा टैक्स देने का एक बर्डन था, तो जो सूबेदार हुआ करते थे वो गवर्नेंस के बजाय ज्यादातर पर्सनल इकोनॉमिक गेन्स पर फोकस करते थे, क्योंकि भैया उनको ऊपर भी तो क्या करना था, टैक्स भेजना था। तो दिस वाज हाउ इट वेंट थ्रू। नाउ वी विल टॉक अबाउट सम ऑफ द इंपॉर्टेंट सूबेदार्स इन द सूबा सिस्टम। तो यहां आप लिख सकते हैं 8 सूबेदार का नाम, सूबेदार। पेज को ऐसे वो कर लेना, आप लोग स्ट्रेट लिखते हो ना तो टेढ़ा एक नया पन्ना लेना, उसमें सूबेदार लिखना, ठीक है। और उसके बाद ऐसे एक लाइन बना लो, एक ही जगह पे कंपैरिजन वाला रहेगा ना तो आसान पड़ेगा। यहाँ 8 सूबेदार को हम लोग लिखेंगे, ठीक है। सबसे पहले रहते हैं महिपत राव, महिपत राव दिनकर। अगर क्वेश्चन पूछता है हु वाज द फर्स्ट सूबेदार ऑफ मराठा एडमिनिस्ट्रेशन, तो वो महिपत राव दिनकर थे। तो महिपत राव दिनकर जो रहते हैं वो 1787 से 90 के बीच में रहते हैं, 3 साल के लिए, ठीक है। आपको ये भी पता होना चाहिए ही वॉज द फर्स्ट अपॉइंटेड सूबेदार, और इन्हीं के टाइम पे एक यूरोपियन ट्रेवलर जिनका नाम था फॉरेस्टर, वो छत्तीसगढ़ आते हैं और वो विजिट करते हैं रायपुर, बूढ़ा तालाब, रतनपुर, और इन सबको डॉक्यूमेंट भी करते हैं अपने उसमें। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें क्या क्या और पता होना चाहिए, आप लिखते जाएंगे। लिखिए इसमें, फर्स्ट सूबेदार ऑफ छत्तीसगढ़। अच्छा, इसी के अंडर, और किसके अंडर थे, अंडर व्यंको जी, मैंने बताया था ना व्यंको जी जो है वो इनको भेजे थे। ऑल्सो ही हैड स्ट्रगल विथ आनंदीबाई, ये भी हमने पढ़ा है, विडो ऑफ बिम्बा जी। यूरोपियन ट्रेवलर कौन था, फॉरेस्टर। ठीक, और क्या, और इनके टाइम में ऐसा बोला जाता है देयर वाज डिक्लाइन इन एवरी फील्ड, क्योंकि इतना टसल था आनंदी भाई और इनके बीच में, तो देयर वाज डिक्लाइन इन एवरी फील्ड इसके इनके टाइम पे, एवरी फील्ड, ठीक। नेक्स्ट वाज विठल राव दिनकर, ये आपका हो गया महिपत राव, ठीक है। अब दूसरा लिखेंगे विठल राव दिनकर, और ये 6 साल रहते हैं 1790 से लेके 96 तक। तो जो विठल राव दिनकर थे, ही वॉज द सेकेंड सूबेदार इन द सूबा सिस्टम ऑफ मराठाज इन छत्तीसगढ़। इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था परगना सिस्टम, और गढ़ और बारहो सिस्टम आपका था, किसके टाइम पे था, मराठा कलचुरीज के टाइम पे, उसको इन्होंने एबॉलिश किया था और परगना सिस्टम को लाया था। रेवेन्यू को लैंड टैक्स और एडिशनल टैक्स में डिवाइड कर दिया था इन्होंने, लैंड टैक्स अलग होगा और एडिशनल टैक्सेस अलग होंगे। और इनके टाइम भी एक यूरोपियन आते हैं जिनका नाम होता है कैप्टन ब्लंट, ठीक है। तो यहां लिखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आप लोग विठल राव दिनकर में। सेकंड क्वेश्चन ऐसा पूछ सकता है, हु वाज द सेकंड छत्तीसगढ़ सूबेदार, तो ये थे, और ये भी थे अंडर व्यंको जी। इसको और क्या बोलते हैं, फादर ऑफ परगना सिस्टम, ठीक है। 1790 से लेके 1818 तक परगना सिस्टम चला था। मैं बताऊंगा आगे और पढ़ेंगे हम लोग। यूरोपियन ट्रेवलर कौन आते हैं इनके टाइम में, कैप्टन ब्लंट। अच्छा, और ये जो कैप्टन ब्लंट है, हम लोग आगे जब मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे तो इसमें थोड़ा सा पढ़ाऊंगा मैं आप लोगों को। कैप्टन ब्लंट क्या है, ये बस्तर की ओर जाने की कोशिश करते हैं, और जब वो आते हैं तो कैप्टन ब्लंट गो बैक करके वहां नारे लगते हैं, इनको बस्तर के इलाके में घुसने नहीं दिया जाता है। ये भी आपको पता होना चाहिए। जस्ट अ सेकेंड, देयर इज सम टेक्निकल इशू। चलिए, ठीक है। यूरोपियन ट्रेवलर कैप्टन ब्लंट की बात हम लोगों ने कर ली है। नाउ द नेक्स्ट इज ही, यहां लिख सकते हो ब्रैकेट में लिख लिए, ही ट्राइड टू गो टू बस्टर, PASTAR, बट कुडेंट गो। नेक्स्ट इज परगना। परगना क्या होता था, जो प्रांत होता था
उसमें जो पूरा का पूरा एक छत्तीसगढ़ राज्य था, उसमें क्या होते थे, हेड होते थे सूबेदार। और इस प्रांत को 27 अलग अलग परगना, मतलब जैसे मान के चलो डिस्ट्रिक्ट है वैसी परगना में डिवाइड कर दिया गया। और इन 27 अलग अलग परगना को चलाने के लिए 27 कामविजदार, मतलब कामविजदार जो हुआ करते थे वो रखे जाते थे एज अ हेड या फडनवीस, ठीक है। कामविजदार अपॉइंट किए जाते थे इनमें। और इसके नीचे होते थे अलग अलग गांव, और गांव में आपके हेड होते थे वो गौटिया ही हुआ करते थे, पहले भी गौटिया थे और आज भी गौटिया थे। दिस इज द परगना सिस्टम दैट एग्जिस्टेड एट द टाइम ऑफ विट्ठल राव दिनकर। इसके बाद नेक्स्ट हमारे सूबेदार आते हैं, नेक्स्ट सूबेदार आते हैं दैट इज भवानी कालू। भवानी कालू के बारे में कुछ नहीं पढ़ना है हमको। क्यों नहीं पढ़ना है कुछ भी? क्योंकि भवानी कालू का जो टेन्योर था, भवानी कालू का जो टेन्योर था बहुत छोटा सा टेन्योर था, और लीस्ट टाइम के लिए वो रहते हैं, तो इसलिए हमको कुछ नहीं पढ़ना है। वो एक साल के लिए थे, 1796 से 1797 तक बस। तो यहाँ लिख सकते हैं आप लोग, सिर्फ इतना लिख लो कि शॉर्टेस्ट टेन्योर, अगर क्वेश्चन पूछेगा शॉर्टेस्ट टेन्योर किसका था, तो ये इन्हीं का था, ठीक है। और ये थर्ड क्या थे, आपके सूबेदार थे मराठा के टाइम पे। ये भी आपको पता होना चाहिए, बहुत ही क्लैरिटी से क्लियर चीजें पता होनी चाहिए आपको। नेक्स्ट आपका भवानी कालू के बाद नेक्स्ट इज केशव गोविंद। अब केशव गोविंद जो थे सबसे लंबे टाइम तक रहने वाले सूबेदार थे। अब ये आपको कब से कब रहे, तो 1797 से लेके 1808 तक ये सूबेदार थे। एंड ही वाज द लॉन्गेस्ट सूबेदार ऑफ दिस पर्टिकुलर टाइम, जो 8 सूबेदार थे। और इनका टेन्योर जो था बहुत स्टेबल टेन्योर था। तो क्या हम बोल सकते हैं, सबसे पहला फोर्थ सूबेदार थे ये, लॉन्गेस्ट रेन था इनका। इन्हीं के टाइम पे आपको पता होना चाहिए सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर का टेंशन जो हुआ था, वो चीजें हुई थी, वो इन्हीं के टाइम पे हुई थी। पिंडारीज का बहुत इन्वेजन होता था और इन्होंने काफी प्रोटेक्ट किया था। तो लिख सकते हो, यहाँ लिखिए, मैं बोल रहा हूँ, अटैक ऑफ पिंडारीज इन छत्तीसगढ़, PINDARI, पिंडारी इन छत्तीसगढ़ started and he saved छत्तीसगढ़ फ्रॉम पिंडारी। इनके टाइम पे भी एक यूरोपियन लीडर आते हैं, यूरोपियन ट्रेवलर, उनका नाम होता है कोलब्रुक। also he solved the बाउंड्री डिस्प्यूट बिटवीन सरगुजा एंड छोटा नागपुर के बीच में। जो छोटा नागपुर का आपका इलाका है झारखंड का, और सरगुजा का जो आपका डिवीजन है, वहां पे थोड़े से कुछ बॉर्डर के डिस्प्यूट चल रहे थे, तो इन्होंने उसको सॉल्व भी किया था। तो यहां लिख सकते हैं he solved the dispute between सरगुजा एंड छोटा नागपुर प्लेट्यू, ठीक है। ऑल्सो इनके टाइम में ही वॉन संभलपुर, जो संबलपुर आपका है उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ का बॉर्डर महासमुंद के आगे लगता है, तो वहां पे, एंड ही एक्सटेंडेड टिल भोसलेस को उड़ीसा तक ले गए, ठीक है। तो ये आपको देखना है, इतनी सारी चीजें इन्होंने की, बहुत इंपॉर्टेंट थे आदमी ये जो है केशव गोविंद, आपको पता होना चाहिए। इनके बाद एक नए आपके पास, इनके बाद आपको मालूम पड़ता है एक नए आते हैं, और वो आपके होते हैं भीकाजी भाव। अच्छा, एक चीज और हमने यहाँ पे मैं नहीं बनाया हूँ, उसको बना लेते हैं और क्लैरिटी आ जाएगा। मेरे को अभी पढ़ाते पढ़ाते ऐसा समझ आ रहा है कि ऐसा कर देना चाहिए मेरे को। तो क्या बताना चाहिए मेरे को, यहाँ पे आप ना ऐसा लिख लो, पहले तो यहाँ सूबेदार लिखना ऊपर में, और इसको दो हिस्से में डिवाइड कर लेना, ठीक है। पहला हिस्सा जो है इसका, ये पूरे के पूरे जितने सूबेदार हैं भिकाजी भाऊ तक, वो सब के सब वेंको जी के टाइम आएंगे। वेंको जी के टाइम ये सारे सूबेदार हैं, तो ये बताना नहीं पड़ेगा मेरे को ये पहले के 5 सूबेदार किसके अंडर आए हैं, ठीक। तो ये यहाँ खत्म हो जाएगा आपका, फिर यहाँ तक का, ठीक। फिर इसके बाद आपके जो नेक्स्ट सूबेदार है वो अप्पा साहब के टाइम आएंगे। तो यहाँ हम ऐसा लिख लेंगे, ये ऐसा, और इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे नेक्स्ट, ठीक है। तो यहाँ मैं आखिरी में आपको बता रहा था भिकाजी भाऊ। भिकाजी वो भाऊ जो रहते हैं
वो 1808 से लेके 1811 तक सूबेदार रहते हैं छत्तीसगढ़ में, और 1811 से लेके 18 तक ये वर्किंग सूबेदार रहते हैं। क्वेश्चन पूछेगा तो ये कौन से नंबर के? 5th नंबर के सूबेदार हैं। होता क्या है, 1811 में व्यंको जी की डेथ हो जाती है, व्यंको जी की डेथ हो जाती है, और रघु जी की डेथ हो जाती है, रघु जी की डेथ हो जाती है 1816 में। इनके बेटे रहते हैं, मतलब व्यंको जी के बाद आते हैं रघु जी आते हैं ना, तो रघु जी की डेथ हो जाती है 1816 में। ठीक है, तो आप बोल सकते हो कि दो मेजर लीडर की डेथ देखा है भिकाजी भाऊ जब सूबेदार थे, उसी टाइम पे ये चीजें हुई थी। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ऑल्सो सरगुजा का सक्सेशन भी इनके टाइम होता है। ठीक है, तो समझते हैं हम लोग क्या क्या था इसमें। देखो, बीकाजी भाऊ का जो टाइम होता है 1809 से 1870 तक बीकाजी भाऊ रहते हैं। पिंडारियों का बहुत जबरदस्त यहाँ पे भी रेड हो रहा होता है, लार्ज स्केल की लूटिंग, ये भी लिख लीजिए इसमें। पिंडारी एक्टिविटीज वर एट द पीक, ये लिख लो, क्वेश्चन पूछ सकता है ये भी। पिंडारी एक्टिविटीज सबसे ज्यादा इन्हीं के टाइम थी, एट पीक। भारी लूटपाट मचा रहे थे पिंडारी उस टाइम पे, पिंडारीज बहुत ज्यादा लूटपाट मचा रहे थे। ऑल्सो सरगुजा प्रिंसली स्टेट में सक्सेशन जो कॉन्फ्लिक्ट था वो भी यहाँ पे इन्होंने देखा। साथ में मैंने क्या बोला, व्यंको जी भोसले जो 1811 में डेथ होती है जिनकी, और रघु जी 62 जिसकी, रघु जी 2 नहीं लिखा क्या मैंने, 2 है ये, ठीक है, 1 2 ऐसा 2 लिख लेना। रघु जी 2 की डेथ हो जाती है आपका 1816 में, और ये दोनों के डेथ इन्हीं के कार्यकाल के टाइम पे हुआ था। तो आपको ये भी पता होना चाहिए, अप्पा साहब को छत्तीसगढ़ का वॉयसरॉय अपॉइंट किया गया था उस टाइम पे, और अप्पा साहब ने ब्रिटिश के साथ सब्सिडियरी ट्रीटी एक्सेप्ट कर ली थी। परसों जी के टाइम इनको भेजा गया था कि छत्तीसगढ़ का एडमिनिस्ट्रेशन देखो, और उन्होंने बिना बताए, मैंने लास्ट क्लास में याद करो बताया था, परसों जी के बिना बताए इन्होंने सब्सिडियरी अलायंस कर लिया। दिस चेंज द होल गेम ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ ब्रिटिशर्स। और ये आप बात करेंगे अब जो नेक्स्ट आएंगे वो अप्पा साहब के टाइम। तो अप्पा साहब के टाइम कौन कौन आता है, तो अप्पा साहब के टाइम 3 आपको सूबेदार देखने को मिलेंगे, 5 पहले पढ़े, 3 बाद में, टोटल 8। तो कौन कौन रहता है, सखाराम, हरि, ठीक है, इसके बाद रहते हैं आपके सीताराम तात्या, सीताराम तात्या, और यादव राव दिनकर। ये आखिरी क्वेश्चन पूछता है, हु वाज द लास्ट सूबेदार, तो आपका यादव राव दिवाकर, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, कब से कब थे, सखाराम जो थे वो सिर्फ 1817 में थे, 3 महीने के लिए, ओनली फॉर 3 मंथ्स। सीताराम तात्या जो थे वो 8 मंथ के लिए थे 1817 में, सिर्फ 8 महीने के लिए। और यादव राव दिनकर जो थे वो लास्ट थे 1818 में, सीताराम के बाद बनते हैं 1819 तक का। बहुत ज्यादा कुछ चीजें नहीं है, ये आपको पता होना चाहिए। रतनपुर के एक रेसिडेंट जो थे, छोड़ो उसको रहने दो, सखाराम के बारे में उतना जानने का मतलब नहीं है इसमें। ठीक है, तो कोई सिग्निफिकेंट इसमें नहीं था, बस यहां लिख लो यादव राव दिनकर के पास कि लास्ट सूबेदार ऑफ छत्तीसगढ़, ये एक इंपॉर्टेंट है। तो ये आपको समझ आना चाहिए। ठीक है, ये आप पूरा स्क्रीन में है, मैं एक बार और वो कर देता हूँ, जूम आउट, आप लोग लिख लीजिए कुछ भी छूटा होगा तो। ये 5 के 5 व्यंको जी के टाइम पे थे, और उसके बाद नेक्स्ट आपका अप्पा साहब के टाइम पे। ठीक है, और ये ऐसे ही बनाना चाहिए, सूबेदार, सूबेदार के अंदर 2 हिस्से में डिवाइड किया मैंने, देखो पूरा ऐसे स्क्रीन पे दिख रहा है आपको, सूबेदार है और सूबेदार के अंदर 2 हिस्से में डिवाइड है, व्यंको जी के साइड 5 लिखा हूं मैं, और अप्पा साहब के साइड 3। अब हम लोग नेक्स्ट यहाँ पे हमने देखा क्या था, हमने देखा था परगना सिस्टम। तो परगना सिस्टम के ऊपर मैं थोड़ा सा डिस्कशन करना चाहूंगा। परगना सिस्टम के ऊपर की फैक्ट थोड़ा समझते हैं हम लोग, क्या था परगना सिस्टम। ठीक है, एक लाइन लिखो पहले, परगना वॉज प्लान ऑफ बिंबाजी बट एग्जीक्यूटेड बाय विट्ठल राव दिनकर। याद होगा मैंने बोला था कि ब्लूप्रिंट जो है बिंबाजी ने इसका पूरा तैयार कर लिया था, बट इसको इंप्लीमेंट विट्ठल राव दिनकर ने किया था। क्वेश्चन 2 पूछे जा सकते हैं, हु क्रिएटेड द ब्लूप्रिंट ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग, परगना सिस्टम, तो बिंबाजी भोसले, बट किसने इंप्लीमेंट किया, तो विट्ठल राव दिनकर होंगे। एक और नोट, ये नोट लिखा रहा हूं ना मैं, एक और नोट पॉइंट लिखो, केशव सॉरी पिंडारी अटैक started at the time of Keshav Govind, but at its high
मैक्सिमम पिंडारी अटैक वर एट द टाइम ऑफ भिखाजी भाव। अब हम समझते हैं परगना सिस्टम के बारे में। तो परगना सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय विट्ठल राव दिनकर इन 1790। तो लिख सकते हैं पहला पॉइंट, परगना सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय विट्ठल राव दिनकर इन 1790। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, ये क्या गढ़ और बारो सिस्टम को रिप्लेस किया था। तो लिखिए, गढ़ सिस्टम जो 36 गढ़ हुआ करते थे ना, 36 गढ़, छत्तीसगढ़ सिस्टम वाज 36 ऐसा लिखना, और गढ़, गढ़ सिस्टम वाज रिप्लेस्ड बाय परगना सिस्टम, और ब्रैकेट में लिखो 27 परगना थे इसमें, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, ट्रेडिशनल रोल्स ऑफ दीवान दाऊ वर रिप्लेस्ड बाय कामविजदार एंड फडनवीस, कामविजदार कॉमा फडनवीस कॉमा बड़कर, ठीक है। तो ये सब अपॉइंट किए जाते थे, ये हम लोग पढ़ेंगे इन लोग कौन कौन थे सारे के सारे। अब एक पॉइंट लिखना है यहाँ पे यूरोपियन ट्रेवलर करके, यूरोपियन ट्रेवलर एक साथ लिख लेते हैं तीनों के तीनों जो आए हैं। इसमें पहला लिखो फॉरेस्टर, ये 1790 में आए थे, और कब आए इन्होंने मेंशन किया था, मेंशन्ड अबाउट रायपुर, बूढ़ा तालाब, रतनपुर। किसके टाइम पे आए थे ये आए थे आपके महिपत राव दिनकर के टाइम पे। लिख लो जो यहाँ पे लिख लो महिपत राव दिनकर, महिपत राव दिनकर, ठीक है। नेक्स्ट आपके यूरोपियन ट्रेवलर जो आते हैं वो होते हैं आपके कैप्टन ब्लंट, और ये आते हैं 1795 में। कब आते हैं? 1795 में। किसके टाइम पे? विट्ठल राव दिनकर के टाइम पे। थर्ड आपको पता होना चाहिए कोलब्रुक, और इन्होंने छत्तीसगढ़ के एडमिनिस्ट्रेशन को डॉक्यूमेंट किया, और ये आए थे केशव गोविंद के टाइम। एक और मैं लिखा रहा हूं यहाँ पे, कुछ सोर्सेज में हमको मिलता है, महिपत राव दिनकर के टाइम पे एक और आते हैं आपका, लिख लीजिएगा इसको, उनका नाम रहता है मिस्टर लैंकी। ये भी एक यूरोपियन ही होते हैं, वो भी 1790 पे आते हैं, महिपत राव दिनकर के टाइम पे। तो ये तीन तो एकदम एक्सप्लिसिटली पता ही होना चाहिए, ये भी एक पता कर लो, आगे आंसर क्वेश्चन में तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको, ठीक है। दिस इज व्हाट यू हैव टू नो, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट इज तो अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चीज, देखते हैं क्या पढ़ेंगे अब हम लोग पढ़ेंगे क्या? मराठा अंडर ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन। तो लिखिए नया टॉपिक आज का, मराठा अंडर ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन। समझते हैं क्या है, क्यों है, कैसी है चीजें। पहले एक चीज क्लियर कर रहा हूं, दो वर्ड में बार बार यूज करूंगा। मराठा जो है रहते हैं आपका नागपुर में, समझ रहे हो ना, मराठा कहाँ रह रहे हैं अभी? नागपुर में रह रहे हैं। इस पर्टिकुलर टाइम पे जब एडमिनिस्ट्रेशन आता है ब्रिटिशर्स का, तो वो नागपुर में जो भोसलेस के हेड ऑफिस रहता है, वहां पे एक ब्रिटिश रेसिडेंट को बैठाते हैं, ब्रिटिश रेसिडेंट को, ठीक है। अगर ब्रिटिश रेसिडेंट का वर्ड यूज हो रहा है मतलब वो नागपुर में है। उसी टाइम पे छत्तीसगढ़ में ब्रिटिश सुपरिंटेंडेंट रहेगा। ये इसका काम रहेगा, ब्रिटिश रेसिडेंट को जवाबदेही रहेगी इसकी, सुपरटेंडेंट। और जब यहाँ पे जो आपके 6 ब्रिटिश सुपरिंटेंडेंट को पढ़ना है हमको 1818, ये बात है रघु जी थर्ड के टाइम की बात। परसों जी के जो छोटे बेटे रहते हैं, परसों जी के मरने के बाद मैंने बताया था ब्रिटिश जो हैं वो मराठा जो है ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर आ जाते हैं। रीजन बिंग कि ब्रिटिशर्स बोलते हैं जब तक एडल्ट नहीं होंगे रघु जी 3 तब तक हम एडमिनिस्टर करेंगे, और जैसे ही वो एडल्ट हो जाएंगे तो उनको दे देंगे वापस से गद्दी। तो ये टोटल रहता है 1818 से 1830 का टाइम, 12 साल का टाइम।
उन 12 ईयर्स के टाइम पे 6 आपको क्या देखने को मिलेंगे, आपको 6 ब्रिटिश सुपरिंटेंडेंट देखने को मिलेंगे छत्तीसगढ़ में, और 2 देखने को मिलेंगे आपको ब्रिटिश रेसिडेंट। एक होते हैं जेनकिंग, जिनके टाइम पे स्टार्ट होगा 1818 से लेके 1827 तक ये रहते हैं, और इसके बाद एक आते हैं विल्डर। ठीक है, तो ये 2 का नाम याद रहना चाहिए आपको। 1827 से 1830 तक, 30 तक ये रहते हैं। तो ये 2 आपके ब्रिटिश रेसिडेंट रहेंगे नागपुर में, और ब्रिटिश सुपरिंटेंडेंट को हम लोग पढ़ेंगे अभी कितने रहते हैं छत्तीसगढ़ में। तो टॉपिक था आपका, इसको बना लीजिए आप लोग, ऐसे ही लिख लीजिएगा तो याद रहेगा कहाँ क्या बात हो रही है। मराठा अंडर ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन, तो क्या हो गया, कब से कब, 1818 से लेके 1830 तक का इनका एडमिनिस्ट्रेशन चलेगा। मराठास जो है ब्रिटिश के अंडर रहेंगे। ठीक है, तो इसके साथ साथ आपको जानना है कैपिटल जो है वो टिल 1818 तक आपको पता था कैपिटल था रतनपुर, बट कैप्टन एवेन्यू आएंगे 1818 में, और आफ्टर 1818 ये रायपुर शिफ्ट हो जाएगा। तो आज का जो रायपुर है उसका श्रेय जाता है कैप्टन एवेन्यू को। उन्होंने ही 1818 में रायपुर शिफ्ट किया था कैपिटल को रतनपुर से। ठीक है, ये भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए। तो हुआ क्या था, आपको बैक स्टोरी तो मैंने बता दिया है कि जो थर्ड एंग्लो मराठा वॉर हुआ था, उस थर्ड एंग्लो मराठा वॉर में अप्पा साहब, पिंडारी और आपके बाजीराव टू, तीनों ने मिलकर ब्रिटिशर के साथ लड़ाई की थी और हार गए थे अप्पा साहब। तो अप्पा साहब के हारने के बाद परसों जी पहले ही मर चुके थे, अप्पा साहब भाग गए महादेव माउंटेन्स में गुण किंग के पास, बचा कौन, रघुजी थ्री। तब ब्रिटिशर्स ने बोला कि जो रघुजी थ्री है वो माइनर है, और उनको हम तब तक हम रूल, हमारे अंडर रूल करेंगे मराठा जब तक वो अडल्ट नहीं हो जाते, और वो अडल्ट हो रहे थे 1830 में। तो उसी की ये पूरी कहानी है, उसी के आगे ये इर्द गिर्द ये कहानी घूमती है। तो सुपरिंटेंडेंट, ये फिर नया पेज ले लेना और वैसे ही बनाना जैसे लास्ट बनाया ना, क्रॉस बाय ब्रिटिश, पन्ना ऐसा होता है उसको ऐसे बनाना है। ठीक है, लैंडस्केप में ब्रिटिश। टोटल आपको सुपरिंटेंडेंट ऑफ छत्तीसगढ़ बाय ब्रिटिश 6 देखने को मिलेंगे, और वो 6 को आपको देखना है कौन कौन है उसके। ठीक है, तो ये हम समझते हैं, थोड़ा सा और समझ लेते हैं एक बार और, प्रीमाइस में क्लियर कर देता हूँ फिर इसको लिखाऊंगा आप लोगों को। ठीक है, समझते हैं थोड़ा सा इसको, लेट्स डिस्कस अबाउट दिस पर्टिकुलर थिंग। तो दिस द थिंग इज, थर्ड एंग्लो मराठा वॉर 1818 1718 के टाइम में हुआ। उसके बाद ब्रिटिशर्स ने मराठाओं के टेरिटरी पर कंट्रोल कर लिया था, क्योंकि जो आपके मराठास हैं वो हार गए थे इसमें, क्योंकि भोसले सक्सेसर जो रघुजी थ्री थे वो माइनर थे उस पर्टिकुलर टाइम पे। ब्रिटिशर्स ने डिसाइड किया कि वो उस रीजन को एडमिनिस्टर करेंगे जब तक वो एडल्ट नहीं हो जाते हैं। ये गवर्नेंस का जो सिस्टम है सुपरिटेंडेंट सिस्टम से के अंडर कैरी किया जाना था। 1818 से 1818 से लेके 1830 तक ये सिस्टम चलेगा। इस पीरियड में नागपुर के ब्रिटिश रेसिडेंट जेनकिंग ने छत्तीसगढ़ के एडमिनिस्ट्रेशन को ओवरसी करने में बहुत क्रूशियल रोल प्ले किया था, ये आपको पता होना चाहिए। व्हाट वाज अबाउट, लेट्स टॉक अबाउट थर्ड एंग्लो मराठा वॉर। मराठा के डिफीट के कारण ब्रिटिशर्स ने उनकी टेरिटरी पे कंट्रोल पा लिया। ट्रीटी हुई थी एक, उनकी ट्रीटी के अकॉर्डिंग ब्रिटिशर्स ने रीजन को क्या किया गया, एडमिनिस्टर किया जब तक वो रघुजी थ्री माइनर से ऊपर नहीं हो जाएंगे, मतलब एडल्ट नहीं हो जाएंगे। तो ये आपको पता होना चाहिए। अब ब्रिटिश सुपरिटेंडेंट में सबसे पहले आपको समझना है कौन कौन 6 रहते हैं। तो सबसे पहले ब्रिटिश सुपरिटेंडेंट है आपके कैप्टन एडमंड, कैप्टन एडमंड एडमंड कैप्टन एडमंड आपका 1818 में बनते हैं क्या, आपके पहले सुपरिटेंडेंट। तो क्वेश्चन कहीं पूछेगा फर्स्ट ब्रिटिश सुपरिटेंडेंट कौन है, तो फर्स्ट ब्रिटिश सुपरिटेंडेंट आपके कैप्टन एडमंड है। ठीक है, और इन्हीं के टाइम पे एक रिवॉल्ट होता है डोंगरगढ़ में, वेरी फेमस रिवॉल्ट ऑफ डोंगरगढ़। 1818 में अप्पा साहब थे, उनका रिबेलियन देख के जो डोंगरगढ़ के जमींदार हुआ करते थे वो इंस्पायर हो गए और ये भी रिबेलियन कर दिए। डिप्लोमेटिकली इस रिबेलियन को सप्रेस कर दिया गया था। खैरागढ़ के जो जमींदार थे उनके साथ मिलके थोड़ा सा बातचीत करके, और इसके बाद जो आपके रहते हैं एडमंड, वो खैरागढ़ के ही जमींदार को डोंगरगढ़ की जमींदारी दे देते हैं इसके साथ में। ठीक है, तो यहाँ पे रिवॉल्ट ऑफ डोंगरगढ़ लिख लीजिए इसमें नीचे,
in 1818 by जमींदार inspired by Appa Sahab revolt was diplomatically suppressed with help of खैरागढ़ जमींदारी खैरागढ़ जमींदार after that डोंगरगढ़ जमींदारी was given to खैरागढ़ जमींदार। ठीक है, और ये खैरागढ़ के जमींदार रहते हैं टिकैत राय, ये भी आपको पता होना चाहिए नाम आपको, टिकैत राय। ठीक है, तो ये आपका ब्रिटिश सुपरिटेंडेंट कैप्टन एडमंड के टाइम पे इन इन चीजों पे हमको बात करनी थी। बहुत छोटा सा टेन्योर था, बहुत ज्यादा कुछ नहीं है। उसी साल पे एक दूसरे सुपरिटेंडेंट आते हैं आपके, वो होते हैं आपके बहुत इंपॉर्टेंट कैप्टन एगेन्यू। ये भी आपका आते हैं 1818 में ही। एंड ही वॉज द वन हु शिफ्टेड, रतनपुर को कैपिटल से शिफ्ट करके रायपुर को कैपिटल बनाया था इन्होंने। ही इज नोन एज वन ऑफ द मोस्ट केपेबल सुपरिटेंडेंट। बहुत ही करप्शन फ्री इनका पूरा टेन्योर रहता है, इनका फोकस जो रहता है करप्शन हटाने में रहता है मेजरली। ऑल्सो ही शिफ्टेड द कैपिटल, तो यहां लिख सकते हो कैप्टन एगेन्यू में मोस्ट क्वालिफाइड एंड लॉन्गेस्ट, यही सबसे लंबे टाइम तक भी रहेंगे। ठीक है, कब से कब 1818 से 1825 तक रहते हैं ये, 6 साल तो यही रह जाते हैं कैप्टन एगेन्यू। तो कैप्टन एगेन्यू के टाइम ना बहुत सारी चीजें होती है, मैं यहाँ पे नीचे ना एक अलग से ऐसे बना लेना कैप्टन एगेन्यू, ये 6 को एक साथ लिखेंगे, फिर कैप्टन एगेन्यू को ना मैं नीचे में बना रहा हूँ, आप भी ऐसे नीचे में अलग से बना लेना। कैप्टन एगेन्यू के टाइम पे क्या क्या होता है अलग से बना लेते हैं। तो कैप्टन एगेन्यू के टाइम पे क्या क्या होगा, कैप्टन एगेन्यू के टाइम पे सबसे पहला एक काम होगा आपका चेंज ऑफ कैपिटल। चेंज ऑफ कैपिटल मतलब जो रतनपुर है वहां से 1818 में वो शिफ्ट कर देंगे कैपिटल को रायपुर की ओर, आते साथ पहला काम। दूसरा था इनका रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ परगना। रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ परगना, इसमें क्या करते हैं वो, इसमें पहले बिफोर 1818 लिख लीजिए, बिफोर 1818 के पहले, इसके बाद 1819 और एक 1820। ठीक है, इसमें टोटल क्या होगा डिफरेंस ये समझते हैं। बिफोर 1818 द परगना एंडेड, परगना सॉरी गढ़ सिस्टम, एंडेड गढ़ सिस्टम। ठीक है, यहां पे एंड हो गया था केशव पे, नहीं रुको रुको, एंडेड परगना सिस्टम, पहले 1818 में परगना सिस्टम को एंड करेंगे, परगना सिस्टम। फिर आपकी बात होगी 1819 में, और यहां आपके टोटल 8 परगना रहते हैं, और इसमें सबसे बिगेस्ट परगना रहता है आपका रायपुर का। ठीक है, और सबसे छोटा परगना रहता है स्मॉलेस्ट राजरा का। 1820 में ये 9 परगना हो जाते हैं, टोटल 9 परगना, और यहाँ पे एक नया परगना जुड़ता है, न्यू एडेड बालोद। ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए कौन सा परगना जुड़ा। तो ये आपका एक हो गया क्या, चेंज ऑफ कैपिटल, बहुत इंपॉर्टेंट, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ परगना किया इन्होंने। और पहले क्या था, पहले यहाँ पे एंडेड ऑफ परगना सिस्टम, जो 27 परगना हुआ करते थे, 27 कामविजदार हुआ करते थे, मैंने बताया था आपको। तो 27 कामविजदार वाले सिस्टम को इन्होंने बंद किया, 27 अब कामविजदार नहीं है, अब क्या हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ 9 ही पर आपके 8 परगना रहेंगे, और उसी 8 परगना में आपका 8 कामविजदार रहेंगे 1819 में, और 1820 में एक और बढ़ा के 9 कर दिया, और 9 के बाद ये टोटल एक बालोद ऐड करके 9 कामविजदार 9 परगना। पहले 27 थे, उसको उन्होंने कैंसिल करके ऐसा नया सिस्टम लाया। और कुछ मेजर रिवॉल्ट भी होते हैं इनके टाइम पे, क्या वो मेजर रिवॉल्ट है वो भी लिख लीजिए।
तो इनके टाइम में क्या क्या रिवॉल्ट होते हैं, तो 1818 में एक सावंत भारती रिवॉल्ट होता है। सावंत भारती, ये मैं बता रहा हूँ। 1818 में ही एक महर्षिया होता है, महर्षिया नवागढ़ में। 1818 से 25 के बीच में गोंड किंग बहुत ज्यादा लड़ाई उड़ाई कर रहे होते हैं, जो धमधा के रहते हैं। इसी के साथ आपका 1819 के टाइम पे सोना खां में होता है, और 1824-25 में गेंद सिंह का रिवॉल्ट होता है। गेंद सिंह इज द फर्स्ट मार्टियर ऑफ छत्तीसगढ़। पराल कोट रिवलियन होता है, जो कांकेर के पास से पराल कोट रिवर जाती है आपकी, या कोटरी रिवर जाती है, वहीं ये होता है रिवॉल्ट। ठीक है, तो समझते हैं अभी क्या क्या होता है। तो मैंने क्या क्या बोला कि कैप्टन एगेन्यू वॉज द वन ऑफ द मोस्ट केपेबल सुपरिटेंडेंट ऑफ ब्रिटिशर जो छत्तीसगढ़ में थे। करप्शन फ्री एनवायरनमेंट के लिए उन्होंने काफी काम करने की कोशिश की। मेजर रिफॉर्म थे इनके कैपिटल शिफ्ट करना, जो इन्होंने रतनपुर से रायपुर शिफ्ट किया था कैपिटल 1818 में। दिस वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट, या बहुत बड़ा चेंज था ये, स्ट्रेटेजिकली ऑल्सो एंड इकोनॉमिकल एडवांटेजेस के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट चीज थी उस टाइम पे। 27 परगना को इन्होंने कंसोलिडेट किया, मैंने नेक्स्ट दिखाया 1818 में, और टोटल 9 परगना उन्होंने बना दिए। लार्जेस्ट परगना आपका रायपुर था, छोटा सबसे राजरा था आपका इस टाइम पे। हर परगना का एक हेड होता था, और उस हेड का नाम हुआ करता था कामविजदार। ठीक, कामविजदार। रेवेन्यू सिस्टम क्या था इसमें, तो आप यहाँ पे नेक्स्ट नीचे लिख लीजिए, और इसमें यहाँ लिख लीजिए, नीचे ही लिख लेना इसमें। एबॉलिश्ड द पोस्ट ऑफ पटेल। हर इलाके में एक पटेल होता था जो रेवेन्यू कलेक्शन का काम करता था। एंड इन्होंने अपॉइंट किया अमीन और पांडे को। अमीन और पांडे जो होते हैं उनको अपॉइंट किया, इन्होंने काम किया अब रेवेन्यू कलेक्शन का। ऑल्सो इनके टाइम पे क्या हुआ था, जो आपका टैक्स देना होता था ना, लैंड रेवेन्यू पेमेंट होता था, वो अब पार्ट में भी कर सकते हो आप, किस्त में। लैंड रेवेन्यू पेमेंट इन इंस्टॉलमेंट अलाउड वॉज अलाउड। ठीक है, ये भी आपको समझ आ गया। मेजर रिबेलियन हम लोगों ने देखे यहाँ 5-4 मैंने रिबेलियन बड़े बड़े लिख दिए यहाँ पे, क्या है। तो एक आपका महर्षिया नवागढ़ का रेबेलियन है। इसमें क्या हुआ था, इसमें सप्रेस किया गया था बहुत ज्यादा महर्षिया को, जो आपके रिबेलियन कर रहे थे महर्षिया, और इसको बाद में महर्षिया को छोड़ दिया गया था और पेंशन दे दी गई थी कि इतना पेंशन है आप रहिए उतने में करके। सावंत भारती जो है 1818 का बहुत इंपॉर्टेंट है। रिबेल किया इन्होंने, अरेस्ट हुए, सेंटेंस हुए, लेटर उनके सेंटेंस को रिड्यूस कर दिया गया था। रामा राय जो है, ये जो आपका सोना खां वाला है, और रामा राय यहाँ लिख लेना, रामा राय। तो रामा राय रिवॉल्ट जो है सोना खान का 1819 में होता है, और इसमें कैप्टन मैक्सॉन होते हैं, उन्होंने इस पर्टिकुलर रेबेलियन को सोना खान जमींदारी के सप्रेस किया था। ट्रीटी साइन हुई रामा राय और ब्रिटिशर्स के बीच में। रामा राय को उस ट्रीटी के बाद जमींदारी वापस कर दी गई, पर एक एग्रीमेंट हुआ था इस ट्रीटी में कि अब आप इसके आगे कोई रिबेलियन नहीं करोगे। तो ये रामा राय आपका एक रिबेलियन आपका सोना खां का इनके टाइम पे था। और एक पराल कोट रिबेलियन होता है जो आपका होता है ट्राइबल रेजिस्टेंट का। तो पराल कोट एक ट्राइबल रेबेलियन था, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो यहां हो गया आपका सबसे मेजर, जो आपके दो हम लोगों ने देख लिया, कैप्टन एडमंड और कैप्टन एगेन्यू को देख लिया। इसके बाद तीसरा हम देखते हैं, और वो रहते हैं कैप्टन हंटर। ठीक, और ये 1925 के लिए रहते हैं, बहुत ब्रीफ टाइम के लिए रहते हैं, बहुत छोटे टाइम के लिए रहते हैं। तो इसमें लिख सकते हो शॉर्टेस्ट टाइम के लिए कोई पूछेगा, शॉर्टेस्ट टाइम के लिए कौन सा जो सुपरिटेंडेंट है ब्रिटिशर्स के वो रहते हैं, तो वो कैप्टन हंटर ही रहते हैं। नेक्स्ट आपका कैप्टन हंटर के बाद कौन आएगा, तो कैप्टन सैंडिस। कैप्टन सैंडिस, बहुत चीजें हुई इनके टाइम पे भी। क्या क्या हुआ इनके टाइम पे देखते हैं हम लोग। इनका टेन्योर रहता है 1825 से लेके 3 साल रहते हैं 1828 तक। जब ये आपके ब्रिटिश सुपरिटेंडेंट बन के आते हैं कैप्टन सैंडिस, तो ये जो प्रीवियस जितने भी आपके सुपरिटेंडेंट रहते हैं उनसे सबसे पावरफुल सुपरिटेंडेंट होते हैं। मिलिट्री और सिविलियंस अथॉरिटी के साथ इनका बहुत अच्छा कनेक्शन रहता है। मेजर रिफॉर्म्स जो इन्होंने किए वो हिंदू मुस्लिम कैलेंडर को चेंज करके ब्रिटिश कैलेंडर को इंट्रोड्यूस किया इन्होंने। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, बिफोर
ये मतलब एक सुपरिटेंडेंट बनने के पहले जो ब्रिटिशर्स की आर्मी थी उसमें हॉर्स आर्टिलरी के हेड हुआ करते थे। तो लिख लीजिए बिफोर बिकमिंग सुपरिटेंडेंट ही वॉज हेड ऑफ हॉर्स आर्टिलरी। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके साथ साथ इंग्लिश वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन द एडमिनिस्ट्रेशन इन छत्तीसगढ़ इन फर्स्ट टाइम। इंग्लिश इंक्लूडेड, मराठा तक उर्दू और मराठी था इंक्लूडेड इन एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क। मैंने क्या बताया आपको इसके साथ कि हिंदू और मुस्लिम कैलेंडर को चेंज करके इंग्लिश कैलेंडर लाया गया है। इंग्लिश कैलेंडर स्टार्टेड, पोस्टल और टेलीग्राफ का सिस्टम भी इन्हीं के टाइम चालू हुआ इंग्लिश। ठीक है, पोस्टल सिस्टम डेवलप किया गया, लिख सकते हो पोस्टल सिस्टम डेवलप्ड इन्हीं के टाइम पे हुआ वो भी। ठीक है, ये आपको सारी चीजें पता होनी चाहिए। ऑल्सो ही स्टार्टेड, ही मेड 2 न्यू ताहुतदारीज। ताहुतदारीज भी एक क्या है मैं बताऊंगा आपको, बाद में बताऊंगा। ताहुतदारी, लोरमी और तरिंगा। क्वेश्चन में आता है लोरमी और तरिंगा किनके टाइम पे बना है। TARENGA ये 1828 में बनाया इन्होंने जब जा रहे थे, और ये 1826 में जब आए थे। ठीक है, तो दो इन्होंने बनाया, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये हो गया आपका। और तो और इन्होंने बस्तर और कांकेर के बीच में रिकंसिलिएशन भी करवाया था। म्यूचुअल रेड्स एक दूसरे के ऊपर इन लोग लूट रहे थे, कभी बस्तर कांकेर के ऊपर, कांकेर बस्तर के ऊपर, तो इन्होंने क्या है बस्तर और कांकेर की फाइट को एंड किया। तो लिख सकते हो बस्तर एंड कांकेर फाइट एंडेड। ठीक, तो इसको लिख लीजिए पूरा। इसी ही के टाइम पे, कैप्टन सैंडीज के टाइम में, अब ब्रिटिशर्स को ऐसा लगता है कि रघुजीत भी थोड़े से केपेबल हो जाते हैं, थोड़ा 17 16 16 15 साल के हो चुके थे इस टाइम पे। तो वो एक ट्रायल पीरियड में रघु जी को क्या करते हैं, नागपुर का एडमिनिस्ट्रेशन जो होता है रघु जी 3 को ट्रायल बेसिस पर हैंड ओवर कर देते हैं। ठीक है, क्या करते हैं ब्रिटिश, रघु जी 3 को फिर से पावर थोड़ा सा वहां दिया गया, मगर बोलते हैं अभी छत्तीसगढ़ हम नहीं देंगे, छत्तीसगढ़ जब तुम 18 साल के हो जाओगे तभी देंगे। तो छत्तीसगढ़ पर अभी भी कंट्रोल, इसीलिए इसके बाद दो और हमको देखने को मिलेंगे। 1828 हो गया है, इसके बाद दो और हमको सुप्रिटेंडेंट देखने को मिलेंगे यहाँ पे। ठीक है, और इसके बाद ये पूरा रघुजी 3 के पास चला जाएगा। तो यहाँ पे आप बोल सकते हो, अगर क्वेश्चन पूछता है किसके टाइम पे रघुजी 3 को ट्रायल बेसिस पे वापस से पावर दी गई थी, तो आपका नागपुर का पावर एट द टाइम ऑफ सुप्रिटेंडेंट कैप्टन सैंडिस ही आपका इसका दिया गया था। ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, लिख लीजिए रघुजी 3 was given power of Nagpur on trial basis, but Chhattisgarh remained under Britishers। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट आपके जो कैप सुप्रिटेंडेंट आएंगे, उस सुप्रिटेंडेंट का नाम होता है कैप्टन विलिंगसन, कैप्टन विल्किंसन। 1828 में आते हैं, कोई सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन नहीं है, नो सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन, इसीलिए अच्छा किया कुछ नहीं किया इन्होंने, हमको कम पढ़ना पड़ेगा। मैं तो ऐसे ही मानता हूँ भैया, जितना कम किया उतना अच्छा, जितना ज्यादा करोगे उतना पढ़ना पड़ता है हमको। और लास्ट रहते हैं आपके कैप्टन
क्रॉफोर्ड, ये आपके कैप्टन विलिंस्कन के बाद आते हैं, विल्किंसन के बाद 1828 में, और आखिर तक रहते हैं 1830 तक। छत्तीसगढ़ के फाइनल लास्ट, ये आपके बोल सकते हैं ब्रिटिश लास्ट सुपरिटेंडेंट होते हैं, लास्ट ब्रिटिश सुपरिंटेंडेंट, पूरा लिख लेना, BSI लिख दिया हूं मैं, ब्रिटिश सुपरिंटेंडेंट लिख लेना। छत्तीसगढ़ जो है अब वापिस आ जाता है इनके टाइम पे, बैक टू द मराठास, मराठास के पास वापस छत्तीसगढ़ चला जाता है इसमें, ठीक है। तो ये भी लिख लीजिए, छत्तीसगढ़ गिवन बैक टू मराठा। और इसमें ट्रांसफर ऑफ जो पावर होता है उसका डेट इंपॉर्टेंट है, ट्रांसफर TRANSFER ऑफ पावर टू करता है, एक ट्रीटी होती है, और वो ट्रीटी होती है आपकी 27 दिसंबर 1830 में ये ट्रीटी हो गई कि अब ये पावर दिया जाएगा। जस्ट अ सेकेंड, हाँ यहां थे हम लोग, ट्रांसफर ऑफ पावर, तो ट्रीटी होती है 27 दिसंबर 1830 में। और अगर क्वेश्चन पूछेगा ट्रीटी किस दिन हुई, तो ये डेट है, ठीक है। और पावर ट्रांसफर किस दिन किया गया, तो ट्रांसफर कंप्लीट होता है एक्चुअल में 6 जून 1800, सॉरी 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 सॉरी, ये डेट थोड़ा गलत हो गया, ये यहाँ 29 आएगा, ठीक है। तो 1829 में ट्रीटी हो जाती है, और 6 जून 1830 में आपका क्या हो जाता है, ट्रांसफर कंप्लीट। इस टाइम पे कौन था ब्रिटिश रेसिडेंट, तो आपको यहां पे पता होना चाहिए, इस टाइम नागपुर में ब्रिटिश रेसिडेंट हुए करते थे मिस्टर विल्डर, ठीक है, विल्डर हुआ करते थे इस टाइम में, ये आपको क्वेश्चन में कहीं आएगा तो पता होना चाहिए। VW लिखो, या VW भी कई जगह, वी भी जब कई जगह, तो WILDER भी लिख सकते हो। तो ये जो है मिस्टर विल्डर, और ये जो ट्रीटी हुई थी रघुजी 3 के बीच में साइन हुई थी, रघुजी 3 के बीच में ही साइन हुई थी, ठीक है, क्योंकि ब्रिटिश जो आपके रेसिडेंट होते हैं वो मिस्टर विल्डर ही होते हैं उस टाइम पे। तो 6 जून 1830 को ये ट्रांसफर हो जाता है पावर, बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है ये, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया आपका, ये भी खत्म। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे जो चीजें बची हुई है, अब एडमिनिस्ट्रेशन, इकोनॉमी, जुडिशरी, ये सब हमको पढ़ना है। मेजरली आपका मराठा जो है पूरा का पूरा टेन्योर अब खत्म हो चुका है, अब री भोसले रूल बचा है, थोड़ा सा पढ़ लेंगे उसको हम लोग, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में। चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, टिल देन कीप स्टडिंग, keep revising, keep smiling. Thank you for watching the classes, guys.